नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और बात देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया है कि समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरे देश के सामने एक नजीर पेश करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का ये मैंडेट है, क्योंकि चुनाव के वक्त बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी ने लगभग अपना काम पूरा कर लिया है। जल्दी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर पूरे देश के सामने एक नजीर पेश की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष दुख खंडूरी ने भी यूसीसी को लेकर सीएम धामी की इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने एक अच्छा कदम उठाया है और इसका स्वागत होना चाहिए। वो तो उत्तराखंड की जनता का मैंडेट है। वो इस आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी ने अपना लगभग काम पूरा कर लिया है और उनका ड्राफ्ट पूरा होते ही वो जैसे ही हमको सौंपेंगे हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड का ये मॉडल पूरे भारत का मॉडल बनेगा। मैं बधाई देती हूँ। मैं यूसीसी के फेवर में हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक जबरदस्त ये फैसला लिया। तो वही उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवनीश राय खन्ना उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेता गणेश नारायण मिश्रा के घर में पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। तो वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बाबा केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सरकार ने सोने की परत नहीं लगाई, जिस पर जांच की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने यूसीसी पर बात की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही थी, जिसको लेकर अब काम शुरू हो गया है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ चुनाव में ही मंदिर और माला याद आते हैं। देखिए, उत्तराखंड जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो तब हमने अपने घोषणा पत्र में जो है इसको रखा था और सरकार बनते ही हमने जो है इसके लिए एक सुपर पावर कमेटी बनाई। उस कमेटी ने 6 महीने तक पूरे लोगों के सुझाव लिए हैं, सब लोगों से बातचीत की है और उत्तराखंड की जनता ये चाहती है वो लागू होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब बहुमत जिसके साथ होता है तो इसमें कोई किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं लगता, लेकिन उनके कर्म ऐसे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं इनको मंदिर याद आते हैं, इनको भगवा कपड़ा याद आता है, इनको माला याद आती है। तो इसमें आपने भी देखा होगा, आप लोग ही पिक्चर्स को वायरल करते हो, तो मैं समझता हूं कि चुनाव के समय में ये रूप बदलना लोग भी जानते हैं कि इसका असर क्या होगा और वो क्या दिखाना चाहते हैं और क्या देना चाहते हैं। तो वहीं देहरादून में श्रमदान कार्यक्रम के तहत आज स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और गांधी पार्क में कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में श्रमदान कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। इसकी शुरुआत गांधी पार्क से हुई। तस्वीरों में मुख्यमंत्री झाड़ू पकड़े सड़कों की सफाई करते नजर आ रहे हैं। सरकार ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये अभियान संयुक्त तत्वाधान में लिया है और लगातार ये सप्ताह स्वच्छता के लिए समर्पित है। हमारा ये उद्देश्य है और संकल्प है कि सरकार जहां ऐसे अभियानों को प्रारंभ कर रही है, हमारा नगर निगम कर रहा है, अन्य संस्थाएं कर रही हैं। आज 102 निकाय स्वच्छता के अभियान को लेकर आगे आए हैं। उन्होंने अपने अपने सभी निकायों में आज इस प्रकार का अभियान प्रारंभ हुआ है। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा कि सभी लोग इस अभियान में सहभागी बने और ये केवल कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं का, कुछ संस्थाओं का, सरकार का अभियान न बनकर ये जन जन का अभियान बने। उत्तराखंड के अंदर आने वाले देश दुनिया के श्रद्धालु
और पर्यटक पूरी दुनिया से उत्तराखंड के अंदर आते हैं, तो एक स्वच्छता का संदेश लेकर जाएं इसलिए हम लोग और आज अभियान का समापन दिवस है। आगे भी हम लोग इस अभियान को चलाएंगे और अभियान समापन जरूर हो रहा है, लेकिन स्वच्छ रखने का अभियान मैं सभी से कहूँगा कि अपनी रोज़मर्रा की आदतें में लाएं। हमारी नौनिहाल जो हमारी नई पीढ़ी है उन सब के संस्कारों में भी आए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। वो अभियान अब हर एक व्यक्ति का अभियान बन गया है। उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है और भीषण गर्मी बेहाल कर रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक बादलों के बीच हल्की वर्षा भी हो रही है, तो वहीं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का आज से उत्तराखंड में भी असर देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आंधी और भारी बारिश की आशंका जताई है, तो वहीं उत्तराखंड में इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है। उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में IMD अलर्ट के बाद यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा पर जाने से पहले मौसम का अपडेट जरूर लें। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखकर एहतियात बरत रहे हैं। पहले भी मौसम के खराब होने पर यात्रियों से अपील की गई थी कि यात्रा रोक दें और अब भी मौसम की पूर्व जानकारी लेने के बाद ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। नहीं, हमारे यहाँ पर जो भी मौसम विभाग की या इस प्रकार की जो भी आगे के लिए भविष्यवाणी आती है उसको ध्यान में रखकर हम जो है आगे के सारे एहतियात बरत रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने बीच बीच में जैसे ही मौसम खराब हुआ था तो चारधाम यात्रियों से हमने अपील की थी कि वो अपनी यात्रा रोक दें। जब मौसम ठीक हो जाएगा तो वो अपनी यात्रा चालू करें और हम सभी लोगों से जो भी चारधाम यात्री हैं, चाहे श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से अनुरोध करते हैं कि मौसम की पूर्व जानकारी लेने के बाद ही यात्रा प्रारंभ करें। काशीपुर के खड़गपुर स्थित सत्यम पैलेस में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री विनय रुहेला ने कार्यक्रम में शिरकत की और दीप जलाकर कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में जिसमें केंद्र सरकार के आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, गरीबों के लिए आवास योजना, खाद्य योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री विनय रुहेला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर समाज के लोगों के लिए लगातार नई नई योजनाओं को लागू कर रही है। और लाभार्थी से यहाँ है कि यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि यहाँ पूरे देश में करोड़ों मकान मोदी जी के द्वारा बनवाए गए, करोड़ों शौचालय बनाए गए, करोड़ों लोगों को, किसानों को उनके खातों में जब उनकी किसानों की फसल खराब हुई उनको लाभ दिया गया। हजारों करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मतलब आप ये देख लीजिए, आज आयुष्मान योजना का ये हर आदमी के हाथ में कार्ड है, उस कार्ड के माध्यम से वो अपना इलाज करा रहा है। व्यक्ति अनेकों सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर आज अपने जीवन स्तर को सुधारने में लगा हुआ है। उस जीवन के स्तर को सुधारने की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और हमारा नेतृत्व एक साथ खड़ा होकर, गरीब आदमी के साथ खड़ा होकर भारत माता की जय जयकार कर रहा है। इसी जय जयकार के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए थे। देहरादून में हो रही डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सरकार जल्द ही एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी। इस बात के संकेत प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिए हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से इस मामले में काम कर रही है और इस पर भी जल्द ही फैसला लेगी। बता दें कि बीजेपी ने अपने दृष्टि पत्र में प्रदेशवासियों से ये वादा भी किया है कि राज्य में भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तन से संबंधित विषयों की जांच और समाधान के लिए हर जनपद में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। डेमोग्राफी चेंज को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सख्त दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा अब जल्द ही एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन होने जा रहा है। मैंने कहा चरणबद्ध तरीके से चीजें तय होती है और माननीय मुख्यमंत्री से बहुत गंभीरता इस विषय को लिया है। हर जिले के अंदर हम समितियां बनाएंगे और समिति की रिपोर्ट के आधार पर भी चीजें तय होंगी। आखिरकार हमारे पास सीमित भूखंड है, हमारे यहाँ चाहे आवासीय भवन के लिए भूमि है तो सीमित है, औद्योगिक क्षेत्रफल हमारे पास सीमित है, क्योंकि वन अधिनियम के बाद हमारा अधिकतम क्षेत्र वन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन सब बातों पर हम जो हमारा
भौगोलिक क्षेत्र वाला देवभूमि का स्वरूप है, ये नष्ट न हो, इस दिशा में हम लोग अपना प्रयास जारी रखें। प्रदेश में हुए पिछले साल में अंतर धार्मिक विवादों को संज्ञान में लेने के लिए उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस प्रशासन की माने तो अभी तक के निकाले आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 के बाद से प्रदेश भर में कुल 18 मामले धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं। तो वहीं इन मामलों को देखते हुए सभी जिलों के एसएसपी को निर्देशित कर दर्ज किए गए मुकदमों में युवतियों के अपहरण से संबंधित मुकदमे का ब्यौरा मांगा गया है। इस बात को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि अंतर धार्मिक मामलों में से अपहरण के मामलों का प्रशिक्षण करके देखा जाएगा कि इनमें से कोई मामला धर्मांतरण कानून के उल्लंघन के अंतर्गत है या नहीं, और संज्ञान में आने पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। जो इंटरफेथ इंटर रिलीजन का जो एलओपी है, किडनैपिंग है, अब्डक्शन का जो आईपीसी केसेस है, उसको परीक्षण कराई जाएगी कि उस पर कहीं धर्मांतरिता कानून है उसका उल्लंघन तो नहीं होता है, तो वो परीक्षण की जा रही है, ना कि बाकी जो ऐसे कोई मामला। देहरादून में पीएम मोदी की मन की बात के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पटेल नगर के वार्ड नंबर 59 में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए। तो वहीं क्षेत्रीय विधायक सविता कपूर ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में शामिल होकर मन की बात सुनी। धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जितने भी मन के एपिसोड हुए हैं उन सभी एपिसोडों में अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो अनेकों बार उत्तराखंड के जो काम हो रहे हैं या उत्तराखंड के अंदर एक सामान्य जन बड़े कामों को कर रहे हैं, उन सभी को देश दुनिया के सामने लाने का काम जो है मन की बात में किया है। इसके साथ साथ जो उन्होंने आज टीबी मुक्त भारत 2025 तक का जो संकल्प देश के सामने रखा है। भगवान भोलेनाथ के भक्तों की फौज यानी कांवड़ मेला इस बार 4 जुलाई से धर्मनगरी हरिद्वार में आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में हरिद्वार जिला प्रशासन अपनी ओर से तैयारियों में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। इस बार लगभग 5 करोड़ से अधिक कांवड़ियों के हरिद्वार आने की संभावना जिला प्रशासन ने जताई है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी देते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने बताया कि इस बार कांवड़ मेले को लेकर पहले की अपेक्षा से और भी बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार कांवड़ियों की सुविधा के लिए लाइट और पानी की व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य सुविधा भी इस बार कांवड़ पटरी पर दी जाएगी। जो लास्ट ईयर लागू की गई उसी को हम फॉलो करेंगे, और जो सुविधाएं हम लोगों ने दी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने डेवलप किया, उससे भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करके देंगे। धनराशि की मांग हम लोगों ने शासन से की है, और लेकिन स्वीकृति की प्रत्याशा में हम लोगों ने काम वगैरह भी स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि समय कम है और लगभग 10-15 दिन ही हमारे बचे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है और धनराशि हमारी आती रहेगी। इस संबंध में शासन स्तर पर हम लोगों ने वार्ता कर ली कि अभी कमिश्नर महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें एडजॉइनिंग जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के और अदर स्टेट्स के भी जितने कांवड़िया हमारे आते हैं, हम उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि डाक कांवड़ी अगर कम से कम संख्या में चलते हैं तो उससे केवल कांवड़ यात्रियों को ही सुविधा नहीं, लेकिन अन्य यात्री भी जो टूरिस्ट हैं हमारे, जो दिल्ली से दिल्ली से आ रहे हैं हमारे हरिद्वार की तरफ या चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं, या फिर हमारे यूपी में यूपी से हमारे बिजनौर की तरफ से जो आ रहे हैं यात्री, उनको भी कम असुविधा होगी। तो रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के, कि अगर ये प्रचार प्रसार अगर हो जाता है और कम से कम संख्या में डाक कांवड़ी आते हैं तो हमारे यहाँ के भी ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेन करने में सुविधा हो। चीज़ें जो लास्ट ईयर लागू की गई उसी को हम फॉलो करेंगे, और जो सुविधाएं हम लोगों ने दी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने डेवलप किया, उससे भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करके देंगे। धनराशि की मांग हम लोगों ने शासन से की है, और लेकिन स्वीकृति की प्रत्याशा में हम लोगों ने काम वगैरह भी स्टार्ट कर दिए हैं।
चूँकि समय कम है और लगभग 10-15 दिन ही हमारे बचे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है और धनराशि हमारी आती रहेगी। इस संबंध में शासन स्तर पर हम लोगों ने वार्ता कर ली कि अभी कमिश्नर महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें एडजॉइनिंग जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के और अदर स्टेट्स के भी जितने कांवड़े हमारे आते हैं, हम उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि डाक कांवड़ी अगर कम से कम संख्या में चलते हैं तो उससे केवल कांवड़ यात्रियों को ही सुविधा नहीं, लेकिन अन्य यात्री भी जो टूरिस्ट हैं हमारे, जो दिल्ली से दिल्ली से आ रहे हैं हमारे हरिद्वार की तरफ या चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं, या फिर हमारे यूपी में यूपी से हमारे बिजनौर की तरफ से जो आ रहे हैं यात्री, उनको भी कम असुविधा होगी। तो रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के, कि अगर ये प्रचार प्रसार अगर हो जाता है और कम से कम संख्या में डाक कांवड़ी आते हैं तो हमारे यहाँ के भी ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेन करने में सुविधा हो। नैनीताल पुलिस डिजिटल मोड को लगातार बढ़ा रही है। ट्रैफिक के चालान हो या अन्य चालान ऐप और ई चालान के माध्यम से नैनीताल पुलिस डिजिटल पुलिसिंग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी से मई तक 15,000 ई चालान कर 60 लाख रुपए का बड़ा जुर्माना वसूल किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के ट्रैफिक आई ऐप ने भी बड़ी संख्या में चालान किए हैं, जिसमें डिजिटल माध्यम से ही राजस्व वसूली भी की गई है। तो वहीं एसपी ट्रैफिक जगदीश चंद्र ने बताया कि नैनीताल पुलिस डिजिटल माध्यम से ट्रैफिक के नियमों को लागू करने के साथ ही यातायात उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इसे और भी अधिक डिजिटलाइजेशन करने की कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो आधुनिक जो ऐप्स हैं और जो इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है चालान की कार्रवाई में, इसमें अभी तक जनवरी से मई के अंतिम तिथि तक लगभग 15,000 चालान जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में किए गए हैं, ई चालान किए गए हैं और लगभग 60 लाख रुपए की जो धनराशि संयोजन शुल्क के रूप में जमा कराई गई है राजकोष में। इसके अलावा जो उत्तराखंड पुलिस ऐप है उसमें ट्रैफिक आई ऐप है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति चालान कर सकता है, उसके थ्रू भी चालान किए जा रहे हैं। इस ढंग से जो यातायात पुलिस है पूरे प्रदेश में और नैनीताल जनपद में खासकर इलेक्ट्रॉनिक मोड को बढ़ावा दे रही है। चालान करने के लिए लोगों को पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमने अपने जितने भी सीपीयू के चाहे टीमें हों या यातायात पुलिस की टीमें हों, इवन थानों में भी कार्ड स्वैपिंग की मशीनें दी हैं और बैंकों से उनका टाई अप हुआ है। तो इस मोड को लगातार यातायात पुलिस बढ़ा रही है। संचालन और प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए आरटीओ ने अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। आरटीओ ने ऐसे कई नियम बनाए हैं जिससे शहर प्रदूषण और जाम से मुक्त हो सके। इसी कड़ी में 10 साल पुराने डीजल संचालित वाहनों को बंद करने की बात की गई थी, लेकिन लगातार विक्रम संचालक नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि आगामी 20 जून को आरटीओ एक बैठक करने जा रहा है, जिसमें तमाम अधिकारीगण मौजूद रहेंगे। तो वहीं संभागीय परिवर्तन अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा कि इस बैठक में विक्रम सिटी बस और परमिट संबंधी अनेक मुद्दों पर चर्चाएं की जाएंगी। हाँ, कल विक्रम संचालक, कई ड्राइवर उसमें हैं, कई विक्रम के मालिक हैं, अपने प्रतिनिधियों के साथ में हमारे ऑफिस आरटीओ देहरादून में आए थे। उनका कहना था कि चालान हमारे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हम बहुत परेशान हो रहे हैं और हमारा इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। जो विक्रम के लिए हम लोगों ने पॉलिसी बनाई है कि डीजल चालित वाहन हैं वो नहीं चलेंगे, उनके बदले जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं BS6 वाली या ई व्हीकल हैं या CNG गाड़ियाँ हैं वो चलेंगी। तो हम लोगों ने ऑप्शन दिया उनको कि आप खुद आगे बढ़ कर के आइए और इन ऑप्शंस को चूज कर करें आप। तो पुरानी जो डीजल की गाड़ियाँ हैं उसके लिए हम लोगों ने बोला है कि धीरे धीरे वो अपने फील्ड से बाहर जाएंगी और जो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, वो टेक्नोलॉजी सामने आएगी। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि ठीक है भाई, आपकी बात हमने सुन ली है, आप आरटीए की बैठक 20 तारीख को होने वाली है, उसमें भी आइए, अपने पॉइंट रखिए, वहाँ जो भी उनकी हेल्प हो पाएगी हम लोग। हाईकोर्ट नैनीताल के निर्देशानुसार चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान काफी सफल नजर आया।
सभी नगर पंचायतों और निगमों ने स्वच्छता अभियान की तैयारी सुबह सवेरे से ही शुरू कर दी थी। इस स्वच्छता अभियान को लेकर न्यायिक अधिकारी और नगर पंचायत की संयुक्त रूप से कई टीमें बनाई गई थी, जिसमें सभी अधिकारी और कर्मचारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इसी क्रम में रामपुर से नवीन कृषि मंडी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वितीय उदिशा सिंह के नेतृत्व में खराब मौसम के बावजूद स्वच्छता कार्यक्रम सुबह सवेरे से शुरू होकर कई घंटे तक चला। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।